जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है सीड जर्मिनेशन। हालांकि इस टॉपिक को समझने के लिए ना हमें कई और टॉपिक को भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो सीड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे, यानी जो सीड जर्मिनेशन है उसकी क्या डेफिनेशन है, और जो सीड जर्मिनेशन होता है वो कितनी स्टेज में होता है इसको भी हम जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे कि जो सीड जर्मिनेशन है वो कितने प्रकार का होता है, इसके कितने टाइप हैं। उससे पहले अगर आपको इस टॉपिक को हिंदी में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस टॉपिक को हिंदी में भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सीड है ना उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अब स्ट्रक्चर को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जो जर्मिनेशन होगा वो तो सीड से ही होगा, और जब हम आपको आगे बताएंगे कि जो सीड होता है उससे रेडिकल से जड़ निकलती है यानी रूट निकलती है, प्लूमिल से शूट या तना निकलता है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये होते क्या हैं, तभी तो आप अच्छे से समझ पाओगे ना। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीड कोट से। तो देखो, जो सीड कोट होता है ना वो सीड का सबसे बाहरी या जो आउटर वाला पार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना चने का जो कवर है या जो खोल है सबसे ऊपर वाला, इसी को सीड कोट कहते हैं। एक बात और, ये जो सीड कोट होता है ना ये दो से मिलकर बना होता है, टेस्टा और टैगमन से। ये नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, जो टेस्टा है ना ये सीड का सबसे ऊपरी भाग होता है, और जो टैगमन है ये टेस्टा के ठीक नीचे होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे देख पा रहे हो तो बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा कि ये जो सबसे बाहरी वाला ना पार्ट है इसको टेस्टा कहते हैं, और इसके नीचे ठीक मौजूद है टैगमन। तो इन्हीं दोनों को सीड कोट कहते हैं। आप समझ गए। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये जो सीड कोट होता है ये काम क्या करता है, तो प्रोटेक्टिव करता है, यानी जो सीड होता है इसको प्रोटेक्ट करता है। और ये टू लेयर से मिलकर बना होता है। पहली है टेस्टा जो कि आउटर लेयर होती है, दूसरी है टैगमन जो कि इनर लेयर होती है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। फिर है एम्ब्रियो। तो देखो, जो एम्ब्रियो होता है वो कोई एक पार्ट नहीं है, बल्कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो सीड होता है ना उसमें जो सोया हुआ प्लांट है या बेबी प्लांट है उसी को एम्ब्रियो कहते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो पार्ट जो आगे चल के प्लांट का निर्माण करेगा ना उसी को आप एम्ब्रियो कहेंगे। अब एम्ब्रियो कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इसके मुख्यतः 5 पार्ट होते हैं। तो पहला है रेडिकल, फिर है एपिकोटाइल, फिर हाइपोकोटाइल, प्लूमिल और कोटिलेडॉन। ये जो आपका एपिकोटाइल है और जो हाइपोकोटाइल है ना इसको हम लास्ट में समझेंगे। लास्ट में क्यों, क्योंकि देखो जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी सीड जर्मिनेशन के टाइप को समझने में। तो इसको वहीं समझ लेंगे तो आपको जो सीड जर्मिनेशन के टाइप हैं उसको समझने में भी वहाँ पर आसानी हो जाएगी। तो अभी समझ लेते हैं कि रेडिकल, एपिकोटाइल और कोटिलेडॉन किससे कहते हैं। तो इसको यहाँ पे समझो। देखो, एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ये जो आप सीड की इमेज देख रहे हैं ना, अब इसको ऐसा देख के आप ये मत सोचने लगना कि अगर हम किसी सीड को तोड़ेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, नहीं, बल्कि वो नॉर्मली ऐसा नहीं दिखता। हाँ, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो इस तरह की संरचना देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन उसमें पत्तियां निकली हुई नहीं रहती हैं। पत्तियां इसलिए निकाली गई हैं ताकि आप ये समझ सकें कि जो ऊपर वाला भाग है जिसको कि प्लूमल कहते हैं, इसी से आगे चल के तने का निर्माण होता है। एक मिनट, तने का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये मोनोकोट सीड है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये इसका रेडिकल वाला भाग है, और ऊपर वाला जो भाग है वो प्लूमिल है। अब ये होते क्या है तो उसको समझो। देखो, जो रेडिकल है ना इसमें याद रखना आर से रेडिकल होता है और आर से ही रूट होता है। इसी रेडिकल से ना आगे चल के जब सीड जर्मिनेट करेगा तो यहीं से जड़ निकलती हैं। तो रेडिकल से जड़ निकलती है यानी रूट निकलती है, याद रखना। और जो प्लूमिल है वो ऊपर वाला भाग होता है जिससे कि सूट का निर्माण होता है या प्लांट का निर्माण होता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो आप मोनोकोट में ऊपरी तरफ देख रहे हैं प्लूमिल है और नीचे आपका रेडिकल है। बचा आपका कोटिलेडॉन। तो देखो, जो कोटिलेडॉन होता है ना वो फूड को स्टोर करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोटिलेडॉन है। काम क्या है तो हमने अभी आपको बताया, ये फूड को स्टोर करता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट, वो है एंडोस्पर्म। तो देखो, जो एंडोस्पर्म होता है ना ये सभी सीड में नहीं होता, बल्कि आपको मोनोकॉट सीड में देखने को मिलेगा या कुछ डाइकॉट सीड में भी देखने को मिल जाएगा। अब इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है फूड को स्टोर करने का।
अब आप यहाँ पे कंफ्यूज करोगे कि सर अभी आपने पीछे बताया है कि जो रेडिकल होता है, सॉरी रेडिकल नहीं, कि जो कोटिलिडॉन होता है वो फूड को स्टोर करता है। अब आप ये भी बोल रहे हैं कि जो एंडोस्पर्म है वो फूड को स्टोर करता है। तो देखो इसको समझो। देखो जो एंडोस्पर्म है ना, अगर किसी भी सीड में मौजूद होगा तो सीधा है वही फूड को स्टोर करेगा, भले ही उसके अंदर कोटिलिडॉन हो या नहीं हो। इसका क्या मतलब है, जैसे ये सीड है, अगर इसमें कोटिलिडॉन मौजूद है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होगा तब भी ये जो फूड को स्टोर है वो एंडोस्पर्म ही करेगा। ये बात आप कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जो फूड को स्टोर करता है वो कौन करता है, और दोनों ही ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, एंडोस्पर्मी और कोटिलिडॉन भी। अब आप सोचो कि ये तो दोनों ही स्टोर करते हैं, तो अगर किसी भी सीड में ना अगर एंडोस्पर्म मौजूद है ना तो वही फूड को स्टोर करेगा, भले ही कोटिलिडॉन उसमें मौजूद हो। अगर कोटिलिडॉन मौजूद होगा तो आपको वो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक पतली परत के रूप में, जिसका कुछ खास काम होता नहीं है। तो ये हो गया आपका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है, तो फूड को स्टोर करता है, और ये आपको मोनोकोट्स और कुछ जो सम डाइकोट सीड होते हैं उनमें आपको ये देखने को मिलता है। फिर है माइक्रोपाइल। तो देखो जो माइक्रोपाइल होता है ना, ये स्मॉल होल होता है। इसका क्या मतलब है, तो इसको एक मिनट यहाँ पे समझाते हैं। ये देखो चने की रियल इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको ये होल देखने को मिलेगा, छिद्र देखने को मिलेगा, इसी को माइक्रोपाइल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वाटर या ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का। यानी देखो जो सीड जर्मिनेट करेगा ना वो तभी करेगा जब उसको तीन चीज मिलेंगी, वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। लेकिन जो वाटर और जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी कैसे सीड में, तो कहीं ना कुछ तो हो गई ना अंदर ले जाने के लिए। तो ये एक छिद्र होता है जिसके द्वारा जो वाटर है आपका और जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है। ये आप घर पे भी देख सकते हैं, यानी कोई भी एक चना आप उठाना उसमें आप देख सकते हैं इस तरह का छिद्र आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कि माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके बाद है, एक मिनट, वो है हाइलम। इसको कुछ लोग हीलम भी पढ़ते हैं। तो देखो जो हाइलम होता है ना, ये क्या होता है कि जो सीड होता है ना उस पर एक निशान होता है। इसका क्या मतलब है, इसको यहाँ पे समझें। एक मिनट पहले इसको रफ कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये जो आप निशान देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसी को हाइलम कहते हैं। अब आप सोचो कि ये निशान यहाँ पर कैसे आया। तो ये जो निशान है ना, इसमें क्या होता है कि जो सीड है वो ओवरी बॉल या फिर फ्रूट से जुड़ा होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि जब सीड का निर्माण हो रहा होता है ना, तो यहीं से सारी चीज, चाहे वो पोषक तत्व हो या कह सकते हो कि जो फूड होता है ना, वो यहीं से ट्रांसफर होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपने संदर्भ में समझो या मानव के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो मानव पे भी तो हीलम होता है ना, हालांकि उसको नाभि कहते हैं वो बात अलग है, लेकिन उसमें भी जो फूड ट्रांसफर होता है वो नाभि से ही तो हो रहा है। इसी तरीके से जो आपकी सीड है उसकी भी नाभि होती है, फर्क उतना है कि उसको हिलम कह देते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखो ये जो आपकी पी है ना, ये यहाँ पे देखो अटैच है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जहाँ पे अटैच है ना उसी को हीलम कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अब इसका काम क्या होगा तो आप सभी को पता है, यानी यहीं से इसके अंदर ना फूड ट्रांसफर हो रहा होगा, तभी तो इसका निर्माण हो रहा है ना। तो जहां से ये अटैच है उसी को हीलम या हाइलम कहते हैं। तो ये थे सीड के स्ट्रक्चर। अब शॉर्ट में ना इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। एक मिनट। तो देखो सबसे पहले हमने आपसे बात की थी सीड कोट पे। तो देखो जो सीड कोट होता है ना, वो सीड का सबसे आउटर लेयर होती है, या कह सकते हो कवर होती है, जो कि प्रोटेक्टिंग का उसका काम करती है, यानी सीड डैमेज ना हो उससे वो बचाती है। ये दो से मिलकर बना होता है आपका सीड कोट, टेस्टा और टैगमन से। टेस्टा सबसे बाहरी लेयर होती है और जो आपका टैगमन है वो इनर लेयर होती है। एक मिनट यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सीड कोट है, ये आपकी टेस्टा है, इससे ठीक नीचे टैगमन होती है। प्लूमिल क्या होता है, तो हम बताए थे कि जो प्लूमल होता है इससे आगे चल के सूट का निर्माण होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये प्लूमिल है। एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल को बाद में समझेंगे। रेडिकल से रूट का निर्माण होता है, ये आपकी रेडिकल है। जो कोटिलिडॉन होता है वो फूड को स्टोर करता है। इसके बाद नेक्स्ट, एक मिनट,
उसके बाद हमने समझा था माइक्रोपाइल को। तो देखो जो माइक्रोपाइल होता है वो एक छिद्र होता है जो क्या काम करता है, वो करता है वाटर को और ऑक्सीजन को सीड के अंदर ले जाने में। लास्ट में देखा था हाइलम को। हाइलम क्या होता है, सीड पर एक ऐसा निशान होता है जहां से जो सीड है ना वो आपकी ओवरी बॉल या फिर फ्रूट से अटैच होता है, उसी को हाइलम कहते हैं। एंडोस्पर्म रह गया। एंडोस्पर्म में क्या होता है, उसमें फूड स्टोर होता है और जिन सीड में एंडोस्पर्म मौजूद होगा उसमें फूड को स्टोर वही करेगा भले ही उसके अंदर कोटिलिडॉन हो। हाँ, अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो कोटिलिडॉन ही फूड को स्टोर करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना। अब समझते हैं इसके टाइप को, एक मिनट। तो देखो इसके जो टाइप हैं वो दो हैं, पहला है मोनोकोट सीड्स और दूसरा है डाइकोट सीड्स। एकदम इजी हैं दोनों। देखो जो मोनोकोट होते हैं वो ऐसे सीड होते हैं जिनमें जो कोटिलिडॉन होता है वो एक होता है, और जो डाइकोट सीड होते हैं उसमें दो कोटिलिडॉन होते हैं, टू कोटिलिडॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसका क्या मतलब है तो इसको यहाँ पे समझो, पहले डाइकोट को समझो। देखो जो टू कोटिलिडॉन है ना, कोटिलिडॉन का मतलब होता है कि जो आपका सीड है ना वो क्या दो अलग अलग कोटिलिडॉन से मिलकर बना है। जैसे कोटिलिडॉन को आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो है ना इसी को कोटिलिडॉन कहते हैं। अगर ये कोटिलिडॉन दो मौजूद हुए ना, अब पहचानो कैसे कि उसमें दो मौजूद हैं एक मौजूद है, तो सिंपली सीड को तोड़ के देख लो। अगर सीड दो बराबर भागों में टूट जा रहा है ना और टूटने के बाद वो एक जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें दो कोटिलिडॉन आपके मौजूद हैं। और अगर वो तोड़ने पर सेम नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे समझें, एक मिनट, ये आपके राइस है, अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो तोड़ने के बाद पहले तो बात तो ये बराबर भागों में नहीं टूटेगा, और टूट भी गया तो टूटने के बाद ना ये एक जैसा नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या है कि ये एक बीजपत्री है या इसमें एक ही कोटिलिडॉन है। आप समझ गए। देखो कंफ्यूज मत करना, सीधा सा है। मोनोकोट सीड वो सीड होते हैं जिनमें कि एक कोटिलिडॉन होता है, डाइकोट सीड्स वो होते हैं जिनमें कि दो कोटिलिडॉन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका पी हो गया या आपका चना हो गया, ये सभी क्या है तो ये टू कोटिलिडॉन वाले हैं, यानी ये डाइकोट सीड्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑन दी बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। ये भी एकदम इजी है। देखो जिन सीड में एंडोस्पर्म मौजूद होगा उनको एल्यूमिनियस सीड कहेंगे, और जिनमें नहीं एंडोस्पर्म मौजूद होगा उनको एक्स एल्यूमिनियस सीड कहेंगे। इसका क्या मतलब है इसको यहाँ पे समझो। देखो हम आपको पीछे बताए थे कि जो मोनोकोट सीड होते हैं और कुछ डाइकोट सीड में भी आपका एंडोस्पर्म मौजूद होता है, और इसका काम क्या होता है, हालांकि यहाँ जरूरत नहीं है लेकिन ये फूड को स्टोर करता है। तो देखो जिन सीड में ना आपका एंडोस्पर्म मौजूद होगा वो आपके एल्यूमिनियस सीड हैं, और जिनमें नहीं मौजूद है वो एक्स एल्यूमिनियस सीड हैं। दोनों को समझ गए। और देखो हमने यहाँ पर थ्योरी भी दी है, एग्जाम्पल भी दिया है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इसको नोट करते रहना ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में आसानी हो। इसके बाद अब देख लेते हैं सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन को। उससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हम कुछ चीजें स्क्रीन पर लिख रहे हैं, जैसे कि पहला वाटर हो गया, दूसरा आपका O2 यानी ऑक्सीजन हो गई, फिर टेम्परेचर हो गया, सॉइल और सनलाइट। इनमें से एक चीज बताओ कि जर्मिनेशन के लिए क्या जरूरी है। तो आप बहुत अच्छे से बता पा रहे होंगे, हालांकि जो लोग नहीं बता पा रहे घबराओ मत ही, अब हम आपको बताएंगे ना। तो देखो जो जर्मिनेशन के लिए जरूरी है ना वो वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर जरूरी है। जो सॉइल और सनलाइट है ना उसकी जर्मिनेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है, यानी अगर ये होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होंगे तब भी आपका जो जर्मिनेशन है वो होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करना चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, चनों को लेना है, चनों को लेने के बाद आपको पानी में डाल देना है। अब पानी में डालोगे सीधी सी बात है कि उसको वाटर तो मिल ही जाएगा। उसके बाद उन्हें निकाल के ना किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देना है, कहीं भी रख सकते हो। वैसे नहीं कि फ्रिज में डाल दो, फ्रिज में तो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होगा ना। अगर फ्रिज में डालोगे तो उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो टेम्परेचर भी जरूरी है। अब उसको जब सही टेम्परेचर मिलेगा और दूसरी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी उतनी जरूरी है। अगर इसको ऑक्सीजन ना मिली तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन, टेम्परेचर और जब वाटर मिलेगा तो ये जर्मिनेट कर जाएगा, जिसका परिणाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या यहाँ पर सॉइल इसको मिली है, सीधी सी बात है नहीं मिली है। सनलाइट मिली है,
है। हो भी सकता है मिली हो, लेकिन नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जर्मिनेट कर जाएगा। आप चाहें तो घर पे भी इसको कर सकते हैं और खा भी सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है। तो अब बात करते हैं सीड जर्मिनेशन पे। तो देखो जो सीड जर्मिनेशन होता है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो आप रेडिकल देख रहे हैं ना, रेडिकल हम बताए थे पीछे की जो रेडिकल है इसी से रूट का निर्माण होता है। तो ये जो रेडिकल है ना, जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशन में क्या मिलेगी, तो ऑक्सीजन, टेम्परेचर और वाटर, जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये सीडलिंग में बदल जाएगा, या कहें कि ये यहाँ से ना बढ़ जाएगा या इसमें ग्रोथ हो जाएगी, जिसको कि सीडलिंग कहते हैं। और ये दिखता कैसा है, तो ये वाइट कलर का दिखता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, ये जो देखो बाहर निकली है, ये क्या है, तो ये रेडिकल ही बाहर निकली है ना, इसी से आगे चल के रूट का निर्माण होगा। तो जब ये बाहर निकलेगी ना, तो इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। आप समझ पाए ना, देखो सिंपल है, जैसे ही जो आपका सीड है उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उसमें से जो रेडिकल है, रेडिकल बाहर आ जाता है, इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। और अच्छे समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को समझो। एक मिनट, seed germination is the process by which a plant grows from a seed. It involves the activation of the embryo within the seed, which wings to grow and develop into a seedling. The process of seed germination requires specific condition इंक्लूडिंग वाटर, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। तो देखो ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी हार्ड है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा तो हमने आपको दिया ही है, यानी जो सीड होता है उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ना, तो ये जो रेडिकल है ना, ये बाहर आ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, या कहें कि सीडलिंग में बदल जाएगा। इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। कोई हार्ड चीज़ है कुछ नहीं है। इसके बाद में आप देखते हैं कि जो आपकी जर्मिनेशन है ना, वो कितनी स्टेज में होती है। तो जो इसकी पहली स्टेज है वो है एम्बिबिशन। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो एम्बिबिशन का सीधा सा मतलब होता है कि जब कोई भी चीज ना अपने अंदर तरल पदार्थ को लेती है, तो उसके लिए टर्म यूज होती है एम्बिबिशन। अगर आपको ये हार्ड लगे तो आप वाटर एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहली स्टेज है उसमें सीड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से करेगा, तो हम आपको पीछे बताए थे कि माइक्रोपाइल से करेगा, यानी जो माइक्रोपाइल है उससे वाटर या जो ह्यूमिडिटी है वो सीड के अंदर जाएगी। अब सवाल ये आता है कि वाटर का या जो ह्यूमिडिटी है उसका सीड करेगा क्या अंदर लेके, तो देखो जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, जैसे ही उसके अंदर नमी जाएगी वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे देखें। एक मिनट, देखो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही इसको वाटर मिला है ना, इसकी जो आप आउटर वाला भाग देख रहे हैं या इंटरनल भाग देख रहे हैं, ये सब सॉफ्ट हो जाता है। आप चाहे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, यानी चनों को आप पानी में डालें और पानी में डालने से पहले खाएं। जब आप पानी में डालने से पहले खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, लेकिन जैसे ही आप उन्हें पानी में डाल देंगे लगभग 5 से 6 घंटे फिर खाएंगे तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही उनको वाटर मिला ना, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो सॉफ्ट हो गई। अब सवाल ये आता है कि सॉफ्ट क्यों हो गई, ताकि जो रेडिकल देख रहे हैं ना ये बाहर आ सके, यानी जो आपका ये जो आउटर लेयर है, यानी ये प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको कि सीड कॉर्ड कहते हैं, ये मजबूत होती है और जैसे ही ये सॉफ्ट होगा तो ये फट जाएगी और ये जो आप देख रहे हैं ना रेडिकल, ये बाहर आ जाएगी। तो पहली स्टेज में क्या होगा कि जो आपका सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों करेगा, ताकि जो उसका इंटरनल भाग है और जो आउटर भाग है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम एक्टिव होकर क्या करेंगे, तो जो उसके अंदर फूड मौजूद है ना, उसे वो ग्लूकोज में तोड़ देंगे। फूड कहाँ मौजूद होता है, या तो कोटिल्यूडर में होगा या एंडोस्पर्म में मौजूद होगा। तो उसको वो एंजाइम ना ग्लूकोज में तोड़ देंगे। अब ऐसा तो है नहीं, उसको अगर पानी नहीं मिलेगा तो एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे। जैसे ही वाटर मिला दूसरी स्टेज में क्या होगा, एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम एक्टिव हो क्या करेंगे, तो वो ग्लूकोज में फूड को तोड़ देंगे, जिससे कि जो आपका एम्ब्रियो है, जो रेडिकल है, उसको एनर्जी मिल सके ग्रोथ के लिए। तो ये इसकी दूसरी स्टेज है। इसके बाद जो तीसरी है, जो इसकी थर्ड स्टेज है, उसमें सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। तो देखो जो सीड है उसमें एंजाइम एक्टिव हो गए और एंजाइम एक्टिव होने के बाद उन्होंने क्या किया है, ग्लूकोज में जो फूड है उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। और जब ग्लूकोज में टूटे गया, अब सीड को एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, एम्ब्रियो में सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, ग्रोथ का। यानी जैसे ही सेल डिवीजन होगा सीधा सा ग्रोथ होगी, क्योंकि किसी भी चीज में ग्रोथ होती कैसे है,
तो इसका सीधा सा जवाब है कि उसमें सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ होती है। तो जब सेल डिवीजन होगा और ग्रोथ होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, तो इमरजेंस ऑफ रेडिकल, यानी जो रेडिकल वाला भाग है ना वो बाहर आ जाएगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसमें सेल डिवीजन हुआ ना, ये जो आप रेडिकल देख रहे हैं ये बाहर निकल के आ गया। तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा कि जो रेडिकल है वो बाहर निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेज है वो है इमरजेंस ऑफ प्लूमिल। तो देखो जो रेडिकल है वो बाहर आ गया, अब क्या चीज बाहर आएगी, तो सीधा सा है प्लूमिल बाहर आएगा। और प्लूमिल बाहर आ क्या करेगा, तो वो जमीन के ऊपर आ जाने की कोशिश करेगा या जमीन के ऊपर जाएगा। तो जो फिफ्थ स्टेज है उसमें प्लूमिल बाहर आ जाता है, यानी इमरजेंस ऑफ प्लूमिल। और जो लास्ट स्टेज है उसमें क्या होगा, तो एकदम इसी है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग। अब देखो प्लूमिल भी बाहर आ गया है और आपका रेडिकल भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लूमिल भी, ये रेडिकल बाहर आ गया, प्लूमिल बाहर आ गया, रेडिकल ऊपर चला जाएगा, प्लूमिल नीचे जड़ का निर्माण कर देगी। इस तरह से कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये जो प्लांट है ना ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। और ये जो सीड है जिसमें कि फूड स्टोर है, यानी या तो एंडोस्पर्म में होगा या कोटिलिडॉन में होगा, इस पर ये डिपेंड रहना बंद कर देता है। कुछ समय के बाद ये वृद्धि करेगा और इस पर फल फ्रूट आएंगे। हालांकि वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन जो इसमें लास्ट स्टेज है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है और जो आपके सीड है उसमें स्टोर्ड जो फूड है उस पर वो डिपेंड रहना बंद कर देता है। तो हमने इसकी टोटल 6 स्टेज देखी। अब शॉर्ट में इसको रिवाइज करो, 1 मिनट। तो जो पहली स्टेज है वो है एम्बिबिशन। आप भी मेरे साथ याद करने की कोशिश करो, यानी जितना अभी हमने ये 6 स्टेज आपको बताई हैं इनको याद करने की कोशिश करो, आपको यही याद हो जाएगी। केवल सुनोगे तो आप कुछ समय के बाद भूल जाओगे, आप खुद याद करने की कोशिश करो। तो देखो पहला है एम्बिबिशन। इसमें क्या होगा, तो जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब सीड ने वाटर को एब्जॉर्ब किया माइक्रोपाइल से, तो उसके अंदर अब क्या होगा, तो एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। ये एंजाइम क्या काम करेंगे, तो ये जो फूड है ना सीड के अंदर उसको ग्लूकोज में तोड़ के एम्ब्रियो को एनर्जी देंगे। अब जैसे ही एम्ब्रियो को एनर्जी मिलेगी उसमें क्या होगा, तो सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगी। और इसका परिणाम क्या होगा, इमरजेंस ऑफ रेडिकल, यानी जो रेडिकल है उसमें वृद्धि होगी या रेडिकल सीड से बाहर आ जाएगी। जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं रेडिकल बाहर आ गई। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही रेडिकल बाहर आएगी उसके थोड़े दिन बाद या कुछ समय के बाद प्लूमिल बाहर आ जाएगा। अब ये प्लूमिल क्या करेगा, तो आगे चल के सूट का निर्माण करेगा या प्लांट का निर्माण करेगा। उसके बाद जो आपका प्लांट है वो इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, ये जो सीडलिंग है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, यानी जो आपकी सीडलिंग है या जो रेडिकल है वो नीचे जड़ के रूप में बन जाएगी और जो आपका प्लूमिल है वो ऊपर चला जाएगा। प्लूमिल जैसे ही ऊपर जाएगा उसमें पत्तियां आएंगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगी, और जब फोटोसिंथेसिस करेंगी तो उससे फूड बनेगा, तो वो फूड को नीचे भेजेंगी और कुछ दिन के बाद जो आपका प्लांट है वो सीड में स्टोर भोजन पर डिपेंड रहना बंद कर देगा। तो ये 6 स्टेज थी जर्मिनेशन की, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा। अब इसके बाद समझते हैं इसके टाइप को। हमने आपको एक बात शुरू में ही बताई थी कि जो आपका एपिकोटाइल है ना और जो हाइपोकोटाइल उसको लास्ट में समझेंगे, तो लास्ट आ गया। अब इन दोनों को समझ लेते हैं। तो देखो जो रेडिकल होती है जैसा हम बताए थे, ये सबसे नीचे वाला भाग होता है जिससे कि रूट का निर्माण होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो प्लूमिल होता है ये आपका ऊपर वाला भाग होता है। अब आपका जो हाइपोकोटाइल है ना, ये रेडिकल से ठीक ऊपर वाले भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं। इसी तरीके जो प्लूमिल है ना, उसके नीचे वाले भाग को आपका एपिकोटाइल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आप भाग देख रहे हैं ये आपका एपिकोटाइल है और ये वाला आपका हाइपोकोटाइल है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यानी सिंपली याद रख सकते हैं रेडिकल से ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल, प्लूमिल से नीचे वाले भाग को एपिकोटाइल। अब समझो इसके जर्मिनेशन को। अब इसके जर्मिनेशन को आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो जो एपिजियल जर्मिनेशन है इसमें क्या होता है कि जो आपका हाइपोकोटाइल है ना, हाइपोकोटाइल क्या होता है तो अभी हम आपको बताएं, यानी रेडिकल से ऊपर वाले भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो जो हाइपोकोटाइल है ना वो इसमें वृद्धि करता है। अब हाइपोकोटाइल जब वृद्धि करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो कोटिलिडॉन है ना वो जमीन से ऊपर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, अभी आएगा, 1 मिनट रुको, यहाँ समझो। देखो ये आपका सीड है, इसकी सोइंग की, ये आपका रेडिकल बाहर आया जैसा हमने बताया था। अब ये जो रेडिकल है ना इसके ऊपर क्या मौजूद होता है, तो इसके ऊपर मौजूद होता है हाइपोकोटाइल। तो ये जो हाइपोकोटाइल है ना ये बहुत तेजी से वृद्धि करेगा। इसके अंदर जो प्लूमिल है और जो एपिकोटाइल है वो अभी वृद्धि नहीं करेंगे, वो जमीन के ऊपर जाकर वृद्धि करेंगे। अब एक बात बताओ, जब जो आपका हाइपोकोटाइल है वृद्धि करेगा इसका परिणाम क्या होगा, आप खुद सोचो। जैसे ही ये वृद्धि करेगा तो एक बात यार बताओ,
बताओ ये उसको जमीन के ऊपर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? बिल्कुल ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हाइपोकोटाइल है, यानी जब ये वृद्धि इसने की तो ये इसको ऊपर उठा के ले गया। अब जब ये इसको ऊपर ले उठा के ले जाएगा तो एक बात बताओ, कोटिलीडॉन जमीन के अंदर रहेगा या ऊपर? तो सीधी सी बात है कि जो हाइपोकोटाइल है अगर ये बड़ा तो ये आपका जो ये कोटिलीडॉन है, जो कहें सीड है, उसको ऊपर लेके चला जाएगा। तो इसी जर्मिनेशन को कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। यानी याद रखना एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, सीधा सा है हाइपोकोटाइल में वृद्धि होती है। हाइपोकोटाइल में वृद्धि होगी तो उसका परिणाम क्या होगा, कोटिलीडॉन जमीन के ऊपर आ जाएगा या ऊपरी सतह पे आ जाएगा। इस वजह से जो एपीजियल जर्मिनेशन होता है ना, उसमें जो कोटिलीडॉन होता है ना, वो आपको पृथ्वी की सतह पे या जो मृदा की सतह पे देखने को मिलता है। और बात करें दूसरे जर्मिनेशन की, 1 मिनट, वो है आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये इसका थोड़ा सा उलट है। यानी इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपका हाइपोकोटाइल बढ़ रहा है, अब इसमें क्या बढ़ेगा, तो इसमें एपिकोटाइल बढ़ेगा। याद रखना हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल बढ़ता है और एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल बढ़ता है। तो अब क्या होगा, इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन में आपका एपिकोटाइल बढ़ेगा। तो जब एपिकोटाइल बढ़ेगा तो एक बात बताओ, सीड जमीन के बाहर आएगा। अभी आप इसको भी नहीं समझोगे तो इसको भी इमेज में समझो। 1 मिनट, ये इमेज ज्यादा क्लियर तो आपको नहीं दिख रही होगी, अभी खैर यहीं समझो, बाकी थोड़ा सा आगे इसमें एडजस्ट करके समझा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीड की सोइंग ही करेंगे ना। सीड की जैसे ही सोइंग करेंगे उसमें से सीडलिंग बाहर आ जाएगी। ये जो सीडलिंग है ये है क्या, वैसे ये रेडिकल है। यानी हमने बताया कि जो रेडिकल होती है उसी से आगे चल के आपके रूट का निर्माण होता है। अब एक बात बताओ कि जो रेडिकल से ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। और जो आपका प्लूमिल है उससे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, उसको एपिकोटाइल कहते हैं। अब जो आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन है इसमें ये एपिकोटाइल ही वृद्धि करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एपिकोटाइल है। अब एक बात बताओ, जब ये एपिकोटाइल वृद्धि करेगा तो क्या ये सीड को ऊपर लेके आएगा? सवाल ही नहीं उठता। सीड को तो ये तब ऊपर लेके आएगा या कोटिलीडॉन को तब ऊपर लेके आएगा ना जब हाइपोकोटाइल बढ़ेगा। हाइपोकोटाइल बड़ा नहीं है, देख सकते हो कितना छोटा सा है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जब बड़ा ही नहीं और आपका एपिकोटाइल बड़ा, तो एपिकोटाइल बढ़ेगा तो वो प्लूमिल को जरूर ऊपर लेके चले जाएगा, लेकिन आपका जो सीड है या कोटिलीडॉन है उससे कोई उसका मतलब नहीं है। यानी वो ऊपर की ओर वृद्धि कर जाएगा। ये देखो ये है आपका एपिकोटाइल और ये आपका प्लूमिल है जो ऊपर की ओर चला गया, ये आपका हाइपोकोटाइल है। तो जो आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन है ना उसमें कोटिलीडॉन जमीन के अंदर ही होता है। दूसरी बात, इसमें एपिकोटाइल की वृद्धि होती है ना कि हाइपोकोटाइल की। और जब एपिकोटाइल की वृद्धि होगी तो कोटिलीडॉन सीधी सी बात है कि वो जमीन के अंदर ही रहेगा। तो इसी जर्मिनेशन को कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। बाकी आप इसकी थ्योरी को पढ़ लेना, यही इसमें लिखा हुआ है। तो देखो जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हालांकि ये इमेज में थोड़ा सा क्लियर नहीं था तो यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट और लेके यहाँ भी बता देते हैं। तो सिंपली जब सीड की सोइंग करेंगे तो उसमें से क्या होगा, तो जर्मिनेशन होगा। यानी जो आपका रेडिकल है या सीडलिंग है वो बाहर आएगी। जो आपका रेडिकल है उससे ऊपर वाले भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं, ये आपका प्लूमिल है, इससे नीचे वाले भाग को एपिकोटाइल कहते हैं। तो आपका जो हाइपोजियल जर्मिनेशन इसमें क्या होता है, तो एपिकोटाइल वृद्धि करता है। अभी जो एपिकोटाइल है जब वृद्धि करेगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर प्लूमिल को लेके चला जाएगा। लेकिन जो सीड है वो तो जमीन के अंदर ही रहेगा, या जो कोटिलीडॉन है वो जमीन के अंदर ही रहेगा। क्यों अंदर रहेगा, क्योंकि जब ये तो जब ऊपर आएगा ना जब हाइपोकोटाइल बढ़ेगा, हाइपोकोटाइल बढ़ा नहीं तो ये जमीन के अंदर ही रहेगा। तो इसी को बोलते हैं आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब देखो जो वीडियो के सभी टॉपिक है वो यहीं पर आकर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो ना तो आप हमको कमेंट कर देना, हम वहां पर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट कर देना कि सर आप ये चीज़ इतनी अच्छे से नहीं समझा पाए, तो हम आपके लिए उस पर दोबारा से वीडियो बना देंगे। कोशिश करेंगे पूरे ही टॉपिक को आपको दोबारा समझा दिया जाए। लेकिन अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तब भी आप कमेंट करना।